हाँ जी दोस्तों, मॉक टेस्ट मार्च 2024 इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए फटाफट बात करते हैं। सबसे पहले केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन है, तो एक बार मैं अपना पोर्शन दिखा देता हूं आपको। मेरा जो पोर्शन है ये एक्चुअल में मल्टीपल टॉपिक्स का है, तो मेरे पोर्शन का एक बार क्वेश्चन में देखता हूं ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं क्वेश्चन को पढ़ पाऊं। क्या लिखा है? विथ रेस्पेक्ट टू लोन एडवांस बाय मिस्टर सिद्धार्थ टू सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड, वेदर द सेम कैन बी क्लासिफाइड एज डिपॉजिट और नॉट। मतलब ये कुछ बात कर रहा है, ये डिपॉजिट का क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया। सिद्धार्थ ने कंपनी को जो डिपॉजिट दिया है, कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी, देख लो आप, तो वो डिपॉजिट है कि नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। और एक और मेरे पार्ट में है, वो है कि डिपॉजिट मेंबर से कितना ले सकते हैं, उसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये दो, मतलब कंपनी मेंबर से डिपॉजिट ले ली तो उसके बारे में मेरे को सोचना है। आइए अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं उस दृष्टिकोण से। क्या लिखा है? सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2016, हैविंग द रजिस्टर्ड ऑफिस एट गुरुग्राम हरियाणा, ये इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है। इस कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है वो 10 करोड़ का है, ठीक है। और पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख रुपए का है, ठीक है। ये इतने इतने पे डिवाइडेड है, ओके। कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग करना रबर को, ओके। मिस्टर राज एंड मिस्टर पवन आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, राज और पवन डायरेक्टर हैं। सिद्धार्थ, देखो याद करो क्वेश्चन में दिया था, ये कौन है? सन ऑफ राज, मतलब ये डायरेक्टर का सन है। और डायरेक्टर का सन का मतलब क्या हुआ? ये डायरेक्टर का रिलेटिव है। तो अब जरा कनेक्ट करना, आगे पढ़ते हैं। खैर, ऑन जनवरी 8 2022 he advanced a loan of 50 lakh at an interest of 8% per annum and the loan is expected to be repaid after a period of 36 months। दिमाग में क्या आना चाहिए आपके? हमने एक 21C रूल था, उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज नॉट अ डिपॉजिट। उसमें प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिलेटिव से अगर कोई अमाउंट लेती है तो डिपॉजिट मानेंगे नहीं, और अगर डिपॉजिट नहीं मानेंगे तो 36 मंथ के पहले हो, रिपेमेंट बाद में हो, कोई मतलब नहीं, वो डिपॉजिट के डेफिनेशन से ही बाहर है। तो ये सिद्धार्थ रिलेटिव है, तो इसका मतलब रिलेटिव से, अगर हम डायरेक्टर के रिलेटिव से प्राइवेट कंपनी अगर लोन लेती है तो उसको डिपॉजिट नहीं मानते, तो ये लोन ले सकते हैं बिल्कुल। लेकिन आपको याद होगा एक पॉइंट था उसमें, लेकिन वो जो डायरेक्टर या रिलेटिव जो है ना, जो कंपनी को पैसा दे रहा है, उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि ये मेरा खुद का पैसा है, इट इज नॉट आउट ऑफ बोरोड फंड। तो ये बस उसको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, पहले का तो आंसर मिल गया अपने को, और आगे पढ़ते हैं। आपको सेकंड पूछा था कि डिपॉजिट मेंबर से कितना ले सकते हैं, तो एक बार लिमिट याद करा दूं। प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से अप टू 100% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्रीज और सिक्योरिटी प्रीमियम तक अमाउंट ले सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड इंटेंड टू एक्सेप्ट 60 लाख फ्रॉम द मेंबर। ये मेंबर से कितना लेना चाहते हैं? 60 लाख रुपए। अपनी लिमिट क्या है? अप टू 100% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्रीज और सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन बिजनेस। अच्छा देखते हैं, कंपनी का पेड अप कैपिटल है 50 लाख, फ्री रिजर्व है 20 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम है 10 लाख, तीनों मिलकर के कितने हो गए? 80 लाख। तो कंपनी का टोटल अग्रीगेट है 80 लाख, और ये डिपॉजिट कितना ले रहे हैं? 60 लाख। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% तक ले सकते हैं, प्राइवेट कंपनी है तो। हाँ, अगर ये प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप होती या वो तीनों कंडीशन पूरी होती जो अपने पढ़ा, तो अनलिमिटेड भी ले सकती थी, पर यहां तो ऐसे कोई कंडीशन दी नहीं है। बोरिंग फ्रॉम बैंक दिया 65 लाख रुपए, टर्नओवर दिया 200 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या बोलता है? एज ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट द कंपनी ने अभी तक कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, ठीक है सर। अब ये वाला पोर्शन जो है ना, ये पूरा ऑडिटर के बारे में, तो इसके ऊपर मैं बातचीत नहीं करूंगा आपसे, ये पूरा ऑडिटर के बारे में है जी। हाँ, एक आगे कुछ बात कर रहा है, ये पोर्शन तो ऑडिटर के बारे में हो गया। इसके बाद यहां देखो, कंपनी रिक्वायर फंड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी को पैसे और चाहिए थे, कंपनी बैंक के पास अप्रोच करती है फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड बैंक से 65 लाख रुपए का लोन कंपनी ने लिया। द लोन इज सिक्योर्ड बाय द पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर। ये जो लोन था वो पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर के द्वारा सिक्योर्ड है। अब एक बात सोचिएगा, एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सिक्योर्ड के केस में चार्ज की बात होती है। तो लॉ में हमने सेक्शन नंबर 77 में पढ़ा था कि अगर कोई कंपनी अपनी कोई एसेट की सिक्योरिटी देती है, अपनी कोई एसेट की सिक्योरिटी देती है, तो जिस दिन आपने चार्ज क्रिएट किया उसके 30 दिन के अंदर, उसके विद इन 30 डेज आपको आरओसी को इस चार्ज को इंटीमेट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे कंपनी ने कोई एसेट की सिक्योरिटी नहीं दिया, यहां पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर है, मतलब चार्ज क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन में क्या बोला है। हाँ जी, पहला सवाल है कि सिद्धार्थ ने जो लोन दिया है वो डिपॉजिट है कि नहीं है, तो नेचुरली अपना आंसर क्या होगा? ये हमारा डिपॉजिट नहीं है। तो एक बार देख लो भाई, नॉट डिपॉजिट, ट्रीटेड डिपॉजिट नहीं हो सकता, ट्रीटेड डिपॉजिट नहीं हो सकता, नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट
एज मिस्टर सिद्धार्थ इज गिवन लोन टू कंपनी एट द इंटरेस्ट रेट, ये भी गलत है। ये क्या बोला, डिपॉजिट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 8% का ब्याज है। भाई ब्याज के ऊपर में तो कोई कानून ही नहीं है कि 8% होगा तो डिपॉजिट नहीं होगा, मतलब आंसर पक्का क्या आने वाला डी। लेकिन पढ़ते हैं, नॉट बी ट्रीटेड, इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे क्योंकि सिद्धार्थ ने अगर अगर इफ अगर सिद्धार्थ ने रिटर्न डिक्लेरेशन दिया कि वो जो लोन उसने दिया है वो उसका खुद का फंड है, ये बोरोड फंड नहीं है, तो ये एकदम परफेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर से डिपॉजिट लेते हैं तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 ऑप्शन है, पढ़ते हैं। पहला बोला सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल विच इज 50 लाख। तो पेड अप कैपिटल का 2 गुना तो कोई लॉ ही नहीं है। लॉ में क्या बोला, मेंबर से कितना ले सकते हैं, अप टू 100% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्रीजर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला पॉइंट, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ 60 लाख फ्रॉम मेंबर, इट इज लेस देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस, ये भी कोई लिमिट नहीं है। डिपॉजिट मेंबर से कितना लेते हैं उसमें ये भी लिमिट नहीं है। इसके बाद कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट मोर देन हायर ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल फ्रीजर विच इज 70 लाख एंड बोरोइंग, बोला बोरोइंग 70 लाख रुपए या बोरोइंग दोनों में जो भी हायर है, ऐसी भी कोई बात लॉ में नहीं लिखी हुई है। अब आखिरी देखो, कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर मोर देन एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल इन फ्रीजर विच इज 70 लाख। देखो एक गड़बड़ मुझे क्वेश्चन में गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एसपी को शामिल करना था, इन्होंने एसपी को शामिल नहीं किया है। अभी तक एमटीपी का आंसर नहीं आया है, लेकिन मेरे को लगता है आंसर आएगा ऑप्शन डी। लेकिन एक गलती मुझको ये दिख रही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को भी शामिल करना चाहिए था जो कि 10 लाख है, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा 80 लाख। तो देखते हैं इंस्टीट्यूट को क्या करती है आगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद ये इंटरनल ऑडिटर ये लवी सर कराएंगे आपको। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 आपको बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो 65 लाख का लोन जो बैंक से लिया गया तो जिसमें पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर था, तो इसके बारे में कौन सी बात सही है। पहला बोला नीड टू क्रिएट अ चार्ज, बोला चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। हमको मालूम है कि चार्ज क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एसेट की सिक्योरिटी नहीं दी है, तो ये गलत हो गया। सेकंड क्या बोलता है, नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट चार्ज एंड रजिस्टर द चार्ज एज द लोन इज अगेंस्ट द पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर, बिल्कुल सही है। ये पर्सनल सिक्योरिटी है तो इसलिए चार्ज क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी में भी लिखा है कि चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 5वां नंबर देखो, मैनेजमेंट ऑफ सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रेड्यूस कंप्लायंस बर्डन प्रपोज्ड इट इज रजिस्टर्ड एज स्मॉल कंपनी। अच्छा जी, स्मॉल कंपनी के बारे में बात कर दिया। ये जो कंपनी है ये अपने आप को स्मॉल कंपनी के बारे में बोलना चाहती है कि हम स्मॉल कंपनी है, तो आपको लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करना है। जरा याद कीजिएगा 285 में क्या लिखा है। 285 में स्मॉल कंपनी कहलाने के लिए 2 रिक्वायरमेंट है। एक, आपका जो नेटवर्थ है वो 4 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए, प्लस इनका टर्नओवर 40 करोड़ तक का होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जो कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है और वो दोनों कंडीशन पूरा करती है तो स्मॉल कंपनी होगी। मतलब और इसका अपने को पता है कि दोनों 4 करोड़ और 40 करोड़ से कम है, तो ये पक्का स्टेटस अवेल कर लेगी। तो पहला बोला प्रपोजल वैलिड है, मतलब जो स्मॉल कंपनी बनना चाह रही है प्रपोजल वैलिड है। एज एनी प्राइवेट कंपनी कैन अप्लाई, ये तो गलत है। एनी प्राइवेट कंपनी थोड़ी कर पाएगी, जो प्राइवेट कंपनी दोनों कंडीशन पूरी कर पाएगी वही कर पाएगी, तो ये गलत है। इनवैलिड तो गलत है, हाँ जी वैलिड है। क्या बोलता है, क्यों सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड इज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर विच इज विद इन द लिमिट, ये बिल्कुल सही है क्योंकि कंपनी दोनों चीजें सेटिस्फाइड कर रही है, दोनों की लिमिट के अंदर है, तो ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस मेंटेन कर पाएगी। सेक्शन 285। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे पोर्शन में है, सीधा आप आ जाओ क्वेश्चंस में आ जाओ। एमसीक्यू बाकी लवी सब का पोर्शन में कवर हो जाएगा। हाँ जी अभी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा है। देखो द इंफॉर्मेशन, इसमें क्वेश्चन में चलिए रीड करते हैं क्या लिखा है। ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का, और उसमें क्या लिखा है एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 पूछ रहा है, वेदर रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड शैल बी डीम्ड टू बी स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट हो गया। स्मॉल कंपनी आपको मालूम है सेक्शन 2 क्लॉज 85। अब स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, मालूम है आपको, ये तो प्राइवेट कंपनी है। दूसरा, अगर होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी तो वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्या लिखा है,
whether resolution private limited has defaulted in filing the financial statement। ठीक है, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हैं। पेड अप इक्विटी कैपिटल कंपनी का है 50 लाख, तो और इसके बाद टर्न ओवर दिखा है 2 करोड़, तो ये अपने को समझ आ गया 50 लाख और 2 करोड़, लिमिट कितनी है 4 करोड़ और 40 करोड़, तो इसका पेड अप कैपिटल भी कम है और टर्नओवर भी कम है, मतलब ये स्मॉल कंपनी बन सकती है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कब नहीं बन पाएगी, अगर होल्डिंग सब्सिडी, अगर ये कंपनी किसी और की होल्डिंग है या ये कंपनी किसी और की सब्सिडी है। देखते हैं आगे कुछ है क्या। इट इज फर्दर अंडरस्टूड दैट येलो प्राइवेट लिमिटेड विच इज अ पब्लिक कंपनी होल्डिंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप ऑफ रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। देखो ये जो कंपनी है हमारी कंपनी रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके टोटल है 5 लाख। 5 लाख में से 2 लाख शेयर किसने होल्ड करके रखा है, येलो प्राइवेट लिमिटेड ने, तो ये कितना परसेंट हो गया 40%। तो 40% होने से होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है वो किसी की सब्सिडी नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी है, तो इसको स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, ये कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किए आरओसी को एक्सक्लूडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पशन है कि जो स्मॉल कंपनी होती है वो उसको इस कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। तो अपने को दोनों के आंसर मिल गए। पहला तो ये स्मॉल कंपनी है क्या, तो आंसर आएगा यस, क्योंकि लिमिट के अंदर है। और दूसरा, क्या इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने में डिफॉल्ट किया है क्या, आंसर है नो, क्योंकि स्मॉल कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 2A। 2A में क्या लिखा है, सबमिट लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेपर, काइंडली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू कोरम इन अ मीटिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। देखो भाई ये पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी में कोरम मतलब 103 की बात कर रहे हैं, तो 103 में पब्लिक कंपनी में कोरम के लिए 3 रिक्वायरमेंट है। डिपेंड करेगा कि कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग कितना है, अप टू 1000 है या 1000 से एक्सीडिंग अप टू 5000 है, और तीसरी लिमिट है एक्सीडिंग 5000। और 3 टाइप का कोरम है, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट और 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। चलिए, लेकिन आर्टिकल में हम इस लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़िए। द ऑफर ऑफ बायबैक ऑफ ओन शेयर बाय अ कंपनी shall not be made within a period of 6 months from the date of closure of the preceding offer of buyback। तो ये बायबैक का क्वेश्चन है, बायबैक मतलब 68 की लॉ की बात कर रहे हैं। अब यहां पे इन्होंने एक बात बोला है कि लॉ में 68 में क्या लिखा है, एक बार अगर कंपनी ने बायबैक ऑफर लाया तो अगला बायबैक ऑफर 1 साल के बाद लेकर आएगा। और यहां पे इन्होंने क्या लिखा है स्टेटमेंट की 6 महीने के अंदर अगला बायबैक का ऑफर नहीं ला पाएंगे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 6 महीने की जगह लॉ में कितना टाइम है, 1 साल। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ एनी कूलिंग पीरियड टू मेक फर्दर इश्यू ऑफ same kind of share including allotment of further share shall be a period of 1 year from the date of completion of buyback subject to certain exception। हाँ जी, क्या लिखा देखिए, 1 year from the date of buyback। देखो ये कूलिंग पीरियड का जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें 1 साल का टाइम नहीं था, उसमें टाइम लिमिट था 6 मंथ का। इसका मतलब अगर कोई कंपनी ने बायबैक जिन शेयर्स का बायबैक किया, अगर इक्विटी शेयर्स का बायबैक किया, तो अगले 6 महीने के अंदर इक्विटी शेयर इशू नहीं कर पाएंगे विथ सर्टेन एक्सेप्शन। सर्टेन एक्सेप्शन तो बिल्कुल ठीक है, जैसे आप बोनस शेयर दे सकते हो, कोई सब्सिस्टिंग ऑब्लिगेशन है वो पूरा कर सकते हो, वो सब हमने पढ़ा था। तो कुल मिला के हमको पूरा पहले लॉ जो सही लॉ है वो लिखना है, 1 साल का 6 महीने का, और उसके बाद हमको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलो वैलिडिटी के बारे में बोला है कि स्टेटमेंट सही है क्या, ये स्टेटमेंट दोनों ही गलत है, ये अपने को समझ आ गया। चलो ये आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ जी, explain the provisions of Companies Act relating to service of document on a company and the member of the company। ये सेक्शन 20 का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे एक कंपनी को डॉक्यूमेंट कैसे सर होते हैं या मेंबर को डॉक्यूमेंट कैसे सर होते हैं। तो कंपनी को डॉक्यूमेंट कैसे सर होते हैं, तो इसका आंसर है कि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपको डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा। सेक्शन 20 आप देख लेना, एकदम प्लेन क्वेश्चन है। आपको रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर के द्वारा या पर्सनली जाके आप छोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज सकते हैं। और मेंबर कंपनी मेंबर को कैसे डॉक्यूमेंट सर्व करेगा, तो बाय पोस्ट कर सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, पर्सनली, ये सब हमने पढ़ा था। और अगर कोई मेंबर अमाउंट डिपॉजिट करता है कि मेरे को इसी तरीके से आप डॉक्यूमेंट भेजिए, तो उस केस में कंपनी उसी मोड से डॉक्यूमेंट भेजेगी, ये सब हमने पढ़ा था।
और हाँ, नोटिस के बारे में बात होती है तो जब कंपनी डॉक्यूमेंट नोटिस पोस्ट करती है उसके 48 घंटे के बाद ये मान लिया जाता है कि नोटिस सबको मिल गई। ये सबने पढ़ा था। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर बी, प्रमोटर ऑफ जे लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द शेप ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। कंपनी के प्रमोटर ने अनसिक्योर्ड लोन दिया टू द कंपनी इन फुलफिलिंग द मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट स्टेपुलेटेड बाय स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SIDCL for granting the loan. In the light of the provisions of Companies Act and rules made whether unsecured loan will be regarded as deposit or not. और फिर बोला will your answer be same if the entire loan obtained from SIDCL is repaid. याद कीजिए हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था व्हाट इज नॉट अ डिपॉजिट, रूल 21C। इसमें लिखा था कि अगर कंपनी का प्रमोटर को कंपनी को अमाउंट देता है और वो इट इज इन परसुएंस ऑफ, इसलिए दे रहा है क्योंकि कंपनी ने स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से लोन लेके रखा है, उसकी कंडीशन के कारण उसको देना पड़ गया तो उसको डिपॉजिट नहीं मानते। तो ये वही बात हो रही है कि इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंडीशन लगाई है, उसके कारण देना पड़ गया तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन फिर वहां पे भी एक बात बोली थी कि अगर लोन का रिपेमेंट हो गया उसके बाद में फिर डिपॉजिट मान लेंगे। तो ये सेकंड पार्ट हुई है कि अगर लोन का रिपेमेंट हो गया तो क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, उसके बाद उसको डिपॉजिट मान लिया जाएगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अपने बुक में ऑलरेडी ये कवर्ड है। चलो ये आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, हाँ ये आखिरी के 2 पॉइंट, व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज एंड व्हेन डज इट गेट क्रिस्टलाइज। फ्लोटिंग चार्ज आपको मालूम है 2 टाइप के चार्ज होते हैं, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज कोई भी एसेट, कोई भी क्लास ऑफ एसेट पे होता है, बोथ प्रेजेंट और फ्यूचर। कंपनी उन एसेट पे डील कर सकती है, पोजीशन कंपनी के पास ही होता है। तो ये सब ने पढ़ा था फ्लोटिंग चार्ज के बारे में। और क्रिस्टलाइजेशन टोटल 4 केस थे जहां पे फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई कंपनी वाइंडिंग अप में हो गई, कंपनी का बिजनेस बंद हो गया, कंपनी ने डिफॉल्ट किया और एक्शन ले लिया गया, रिपेमेंट करने में डिफॉल्ट हुआ और डीड में कोई और इवेंट लिखी और वो हैपन हो जाती तब। तो एकदम प्लेन क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, आपको बोला टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग द फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी, सेक्शन नंबर 96। हाँ जी बेटा। और उसके बाद क्या बोला, पावर ऑफ आरओसी फॉर एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट एजीएम। हाँ जी एकदम सिंपल है, एजीएम फर्स्ट कब होना चाहिए, विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। और आरओसी फर्स्ट एजीएम के टाइम लिमिट को एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो ये मेरा पोर्शन खत्म हो गया, अब लवी सर का पोर्शन आएगा और आपका मॉक टेस्ट पेपर ओवर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मई 24 के सीए इंटर की सीरीज 1 का मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, कंपनी लॉ का। माउस को इधर रखो ना, मेरे को कुछ चेंज करना हो तो बस। अब दोस्तों शुरू करते हैं एमसीक्यू से। एमसीक्यू में जो सेकंड क्वेश्चन है वो, या थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे काम का है इंटरनल ऑडिटर के ऊपर, कि क्या इस प्राइवेट कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत है। तो इंटरनल ऑडिटर का प्रोविजन सेक्शन 138 में होता है और इंटरनल ऑडिटर की लिमिट है 100 करोड़ और 200 करोड़। टर्नओवर अगर 200 करोड़ प्रीसीडिंग ईयर में एक्सीड करेगा या 100 करोड़ से ज्यादा की बोरोइंग होगी प्रीसीडिंग ईयर में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तब जाके प्राइवेट कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। इस कंपनी के तो सभी फिगर्स आप देखिए बहुत कम है, करोड्स में तो 100 करोड़ 200 करोड़ तो है ही नहीं इनकी बोरोइंग और टर्नओवर। तो इजी आंसर है कि इस कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी लिमिट में ये लोग फॉल नहीं करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हम लोग के काम का है वो है एमसीक्यूज में 6th क्वेश्चन में आइएगा दोस्तों। ये है सीएसआर के ऊपर। ये देखिए, द फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड in respect of the immediately preceding financial year are as under। नेट वर्थ 280 करोड़ रुपीस दी हुई है, टर्नओवर 550 करोड़ रुपीस दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपीस से ज्यादा है 5.5 करोड़ और बोरोइंग 60 करोड़। तो अगर आप लोग को सेक्शन 135 याद हो कि कौन सी कंपनीज को सीएसआर कमेटी बनानी पड़ती है, तो उसमें
नेटवर्थ की लिमिट है, नेटवर्थ की लिमिट है 500 करोड़ और टर्नओवर की लिमिट है 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट की लिमिट है 5 करोड़। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस कंपनी को सीएसआर कमेटी फॉर्म करनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन में एबीसी लिमिटेड के ऊपर सीएसआर के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे कि नहीं, उसके यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो नेटवर्थ तो लिमिट से नीचे है, टर्नओवर भी लिमिट से नीचे है, बट इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है अगर आप ये चीज ऑब्जर्व करो तो। इसीलिए सी ऑप्शन के हिसाब से इस कंपनी को सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे काम का है अभी वो है दोस्तों 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस is the requirement of constituting CSR committee waived and who is responsible for discharging the functions of CSR committee in such case? यानी कौन से केस में कंपनी के ऊपर सीएसआर कमेटी की रिक्वायरमेंट वेव हो जाती है और अगर सीएसआर कमेटी नहीं रहती है तो कौन सी अथॉरिटी सीएसआर फंक्शंस को ओवरसी करती है। तो इसका लॉ स्पेसिफिकली आपको नोट्स में बताया हूं कि अगर सीएसआर एक्सपेंडिचर 50 लाख रुपीस से कम है तो सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है और उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही पूरी सीएसआर कमेटी की फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकते हैं। उस हिसाब से आप फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ेंगे ना तो ये दोनों बातें निकल कर आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारे काम का है इस वक्त। एलएलपी को लेके क्वेश्चन नंबर 8, एलएलपी को लेके तो उसके लिए पूरी हमको केस स्टडी भी पढ़नी पड़ सकती है। 8th और 9th और 10th सारे के सारे एलएलपी के ऊपर है। एक बार ना मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो सॉल्व हो जाएगा, केस को पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ेंगे। When the registrar directed the LLP to change its name, by which date the LLP should have changed the name of LLP? यानी LLP का नाम जब अप्रोप्रिएट नहीं होता ना तो रजिस्ट्रार उस LLP को नाम चेंज करने के लिए कहता है और LLP को उस डायरेक्शन को कितने दिन के अंदर कंप्लाई करना होता है, ये कंसेप्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में। जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस, एलएलपी के नोट्स में हम पढ़े हैं कि अगर नाम इनअप्रोप्रिएट होना तो रजिस्ट्रार या सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन आता है और उसमें 3 महीने में नाम चेंज करना पड़ता है। देखिए मैं उसका आपको प्रोविजन दिखा रहा हूं अपने रिवीजन नोट्स में से, ये वाले नोट्स पे ध्यान दीजिए। इफ थ्रू इनएडवर्टेंस or otherwise the LLP is registered by a name which is identical or too nearly resembles to any other LLP or company or registered trademarks, then the central government may direct the LLP to change the name within a period of 3 months from the date of issue of such direction. तो जिस दिन से डायरेक्शन है उस दिन से 3 मंथ्स के अंदर नाम को चेंज करना पड़ता है। तो वापस अपन अपने नोट्स में चलते हैं। इसमें ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन कब आया था। तो विद्या मास्टरमाइंड एलएलपी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15th April 23। सागर, मंथन, विष्णु, वासुकी वर पार्टनर्स, दे वर ऑल्सो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, सागर एंड मंथन। इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, बिजनेस स्मूथली चल रहा था। देखिए दोस्तों इनका नाम मिलता जुलता लगा, और ना देखिए नोटिस जो मिला इनको रजिस्ट्रार से नाम चेंज करने का वो 5 मई 2023 को मिला और 5 मई को इशू हो गया था नोटिस। इनको मिला है 10th मई को। बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनाया इंस्टीट्यूट ने। इशू हो गया था नोटिस 5 मई को, इनको मिला 10th मई को। बट लॉ की लैंग्वेज देखिए, लॉ की लैंग्वेज है कौन सी डेट देखी जाएगी, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। इसीलिए जो 3 महीने की काउंटिंग होगी वो 5 मई से होगी और 5 मई से 3 महीने अगर शुरू करेंगे तो 5 अगस्त पर 3 महीने खत्म होते हैं। इसलिए 8th वाले एमसीक्यू का करेक्ट आंसर ए होगा। उसके बाद 9th एमसीक्यू पूछता है
Vishnu was appointed as designated partner on 25th July. By what time limit LLP should inform the registrar? तो इसका जो कंसेप्ट है बेटा वो हमारे नोट्स के रिवीजन नोट्स में पेज नंबर 6 में आप लोग नोटिस करेंगे कि जब भी डेजिग्नेटेड पार्टनर कंसेंट देता है अपॉइंट होने की तो एलएलपी को 30 डेज के अंदर, नॉट 1 मंथ के अंदर, 30 डेज के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये फोर्थ पॉइंट, एवरी एलएलपी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार द डिटेल्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु हैज गिवन हिज कंसेंट टू एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25 जुलाई से 30 डेज काउंट करेंगे तो 24 अगस्त 23 आंसर होगा, दैट इज 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। 1 मंथ रॉन्ग आंसर हो जाएगा, उसमें 25 अगस्त हो जाता क्योंकि आंसर। 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर की डिटेल नहीं बताएंगे तो पेनाल्टी क्या होगी। वेदर मिस्टर वासुकी will be liable for penalty for not intimating the registrar about appointment of Mr. Vishnu as designated partner। वासुकी कौन है? वासुकी इस कंपनी का डायरेक्टर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है। इसके लिए दोस्तों अपने को एक पैराग्राफ पढ़नी पड़ेगी क्वेश्चन की कि क्या वासुकी आगे जाके फर्म की लाइबिलिटीज के लिए लायबल होगा। तो इसके लिए एक पैराग्राफ पढ़िए क्वेश्चन की सिचुएशन में। यहाँ पे वासुकी ना रिजाइन किया है, उसने एलएलपी को नोटिस दी है, बट ना एलएलपी और ना ही वासुकी ने आरओसी को बताया है। देखिए, ऑन 20th June 23 मिस्टर वासुकी हैड गिवन नोटिस टू एलएलपी दैट ही कुड नॉट कंटिन्यू एज पार्टनर इन एलएलपी with effect from 22nd July 23। This cessation from LLP was not informed either by LLP or by Vasuki to the registrar। तो ये इनसे गलती हो गई है। अब अगर रजिस्ट्रार को ये बात नहीं पता चलेगी ना कि वासुकी रिटायर हुआ है तो वासुकी विल बी कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर द पेनाल्टी। तो इसमें बी ऑप्शन आपको टिक करना है, यस फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ LLP unless a notice has been delivered to the ROC by former partner or by LLP। अगर इन दोनों में से किसी ने भी नोटिस फाइल कर दी होती ना तब तो वासुकी बच जाता, क्योंकि दोनों ने नोटिस फाइल नहीं की है, तभी वासुकी कंटिन्यूज टू बी लायबल। अब नेक्स्ट केस सिनारियो जो हमारे लिए रिलेवेंट है, ये पूरे 11 से 15 तक के MCQ जनरल क्लॉज एक्ट और फेमा से रिलेटेड है। इसके लिए थोड़ा केस पढ़ना जरूर पड़ेगा, मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, वो सिनारियो पढ़ने से समझ में आएंगे। टेक इंस्पिरेशन प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30th जून 2018। एक कंपनी बनी 30th जून 18 को। द मेन ऑब्जेक्ट वाज टू प्रोवाइड गाइडेंस क्लासेस फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, कोचिंग क्लास टाइप की थी। दे ओपनड अ कोचिंग सेंटर एट फ्रीडम प्लाजा आगरा। द प्रीमाइसेस वाज ओन्ड बाय कंपनी। The company also made employee appointment committee for the systematic selection and appointment of employees. In the first slab, committee appointed 9 teachers, 3 staff and 1 peon. For expansion, company decided to open a branch of the company at nearby city. Company opened branch at Bharatpur, which was 50 kilometers far from Agra. अभी तक कुछ भी मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। Company approached Mr. Raghuram Meena, owner of land at Bharatpur, suitable for company. Mr. Raghuram Meena leased this land for 10 years to the company. The land had small temple of God Ganpati at its center। तो लैंड लीज पे ली गई है कोचिंग बनाने के लिए और लैंड में बीच में गणपति भगवान का मंदिर था। The company constructed the classrooms on the land and many students joined the coaching class। ठीक है भाई,
Besides it, the temple generated some income in the form of donation, चढ़ावा। तो लोग पढ़ते पढ़ते चढ़ावा डालते थे मंदिर में। Raghuram Meena claimed the income of temple with the contention that he has leased only the land and not the temple. तो रघुराम मीना ने बोला कि जो टेम्पल में चढ़ावा चढ़ रहा है वो मुझे दीजिए। सिर्फ इसी के बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदर रघुराम मीना इज करेक्ट इन हिज क्लेम, वेदर ही मे क्लेम द इनकम ऑफ टेम्पल। तो इसका जवाब ये है बेटा, बहुत सोच के जवाब अच्छे से सुनिएगा। लैंड को लीज पे कंपनी ने ले लिया है, वही टेक इंस्पिरेशन वाली कंपनी ने, और जब लैंड पे हक कंपनी का होगा तो उस लैंड के ऊपर जो भी बेनिफिट्स अराइज होते हैं वो भी उसी लैंड का हिस्सा है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। इसीलिए benefit to arise out of land is a part of land itself, and since the land belongs to the company after it has taken it on lease, therefore the earnings which arise on that land after taking it on lease also belong to the company, the lessee. तो यहां पे जो मिस्टर मीना है, रघुराम मीना, उन्होंने लैंड दे दी, तो लैंड के ऊपर जो बेनिफिट्स हैं वो क्लेम नहीं कर सकते। तो इनका क्लेम सही नहीं है, नो, क्योंकि बेनिफिट अटैच टू लैंड एंड इनकम फ्रॉम टेम्पल विल बी फ्रॉम द लेसी, दैट इज द कंपनी। आगे क्वेश्चन में और क्या लिखा है, फर्दर वन मोर प्रॉब्लम अरोज इन द कंपनी, एम्प्लॉई अपॉइंटमेंट कमिटी founded that one of the faculties, Mr. Nitesh Gupta, was not performing well. He was not justifying his duties. Therefore, they decided to terminate him with effect from 31st January 2024 and send him notice of termination by properly addressing and by registered post to Mr. Nitesh Gupta. Mr. Nitesh Gupta refused to accept the notice and he returned it back to the postman. GCA में आपको बताया हूं कि रिटर्न भी कर देंगे, कोई भी एंडोर्समेंट डलवा भी देंगे, तो भी ये माना जाएगा कि ड्यूली सर्व्ड है नोटिस। और यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर एड्रेसिंग भी हुई है और रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा गया है। तो आगे का क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, आफ्टर 2 months ऑन 1st April 124 Nitesh Gupta filed a suit against the company for claiming salary for the period 1 January to 31st March। 3 महीने की सैलरी मांग रहे थे और उन्होंने 2 रीजन बोले कि मेरी अपॉइंटमेंट को क्यों नहीं टर्मिनेट किया जा सकता। एक आरोप उन्होंने बोला कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट कमिटी, वो अपॉइंट की है केवल, उनको रिमूव करने का या टर्मिनेट करने का कोई पावर नहीं। तो जो टीचर है, फैकल्टी है, वो कह रहा है कि जिस अथॉरिटी ने मुझे अपॉइंट किया था उनको तो केवल अपॉइंट करने का पावर है ना, रिमूव करने का पावर उनको थोड़ी ना है। दिस अगेन टचेस अनदर सेक्शन ऑफ जीसीए, सेक्शन 16, कि जो अथॉरिटी अपॉइंट करने का पावर रखती है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, वही अथॉरिटी रिमूव या टर्मिनेट करने का भी पावर रखती है। तो यहाँ पे नितेश गलत बोल रहे हैं। दूसरा, मिस्टर नितेश refused to accept the notice of termination because it was not properly served to him। तो नितेश का कहना है कि वो जो नोटिस मैंने एक्सेप्ट ही नहीं की, इसलिए आप मुझे टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो इसमें भी आंसर ये होना चाहिए कि इसके एक्सेप्ट करने नहीं करने से कुछ थोड़ी ना हो जाता, नोटिस तो ड्यूली सेंट मानी जाएगी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे 12th और 13 पूछा जा रहा है। 12th पढ़ते हैं पहले, कि क्या इस कमेटी के पास पावर है, वेदर द कमिटी में टर्मिनेट नितेश गुप्ता। तो आंसर होना चाहिए यस, टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स पावर टू सस्पेंड अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स। वेरी गुड क्वेश्चन। और 13th क्वेश्चन, कि
तो ये क्वेश्चन देखते हैं सर। वेदर द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द नोटिस सेंट बाय पोस्ट बाय मिस्टर नितेश गुप्ता वुड बी टर्म्ड एज नॉट सर्विंग ऑफ नोटिस। तो उसको क्या नॉट सर्विंग ऑफ नोटिस मानेंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो प्रॉपर सर्विस नोटिस है। एज पर सेक्शन 27 द सर्विस बाय पोस्ट शेल बी डीम्ड टू बी इफेक्टेड बाय प्रॉपर एड्रेसिंग, प्रीपेइंग एंड पोस्टिंग इट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। अब 14th क्वेश्चन फेमा के ऊपर है सर। मिस्टर अमर हु इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल wanted to remit 60,000 to his son in USA after winning big lottery। तो इंडिया में लॉटरी से पैसा कमाए हैं और उस लॉटरी के पैसे को अपने बेटे को भेजना चाहते हैं यूएस में। तो बेटा ये तो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, अगर आपको याद हो तो आंसर होना चाहिए कि कैन नॉट रेमिट बिकॉज इट इज आउट ऑफ लॉटरी विनिंग एंड इट इज प्रोहिबिटेड। 15th क्वेश्चन भी फेमा के ऊपर है। मिस्टर प्रखर अ इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल wishes to obtain foreign exchange for a gift remittance totaling $50,000। तो ये गिफ्ट देना चाहते हैं बाहर $50,000 का किसी और व्यक्ति को। Which of the following statement accurately reflects the regulatory framework of FEMA? Mr. Prakhar can freely transfer $50,000 because it is a current account transaction and it is less than $2.5 लाख। तो दूसरे को गिफ्ट देना एक करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल है, और $2.5 लाख तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम अलाउ करती है। तो $50,000 जो है वो लिमिट से कम है, तो क्या वो अलाउड है? आंसर इज यस। इसीलिए किसी की अप्रूवल के बगैर ये वो कर सकते हैं, तो 15 का आंसर ए होगा। अब आते हैं सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन स्मॉल कंपनी के ऊपर है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन सीएसआर कंपनी के ऊपर है, सीएसआर के ऊपर सेकंड क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं। बिल्कुल सीएसआर 3 मार्क्स का क्वेश्चन। The balances extracted from the financial statement of Pacific RS Limit are as follows। Pacific Limited के नेटवर्थ पिछले साल की दी हुई है 31 मार्च 23 की, और साथ में 30 सितंबर के भी बैलेंसेस दिए हुए हैं। अनाउंसमेंट ये है कि जो 30 सितंबर के बैलेंसेस दिए हैं ना, ये सब यूजलेस है, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, हमको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के फिगर्स से मतलब है, यानी ये वाले से। तो नेटवर्थ 100 करोड़ है, थ्रेशोल्ड 500 करोड़ की है, उससे कम है। टर्नओवर 500 करोड़ है, अगेन थ्रेशोल्ड 1000 करोड़ का है, 500 करोड़ तो उससे भी कम है। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का है। एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन कि क्या इनको सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत है। तो सर आंसर ये है, आप सजेस्टेड देख लीजिएगा कि इन सब में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के फिगर देखे जाते हैं। नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ प्रीसीडिंग ईयर का देखा जाएगा। तो इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है कंपनी, तो चूंकि एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है तो कंपनी को सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिविडेंड के ऊपर है, सी क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स का, साथ में पढ़ते हैं। स्मार्ट लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड एट इट्स एजीएम held on 31st July. The dividend warrant to Mr. A, a shareholder, was posted on 22nd August 2023। तो 31st जुलाई को एजीएम हुई थी, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, और 22nd अगस्त यानी 22 दिन के बाद डिविडेंड वारंट पोस्ट हो गया। हालांकि पोस्ट ऑफिस के डिले की वजह से वो 5 सितंबर 23 को रिसीव हुआ। तो क्या इसमें मिस्टर ए कंपनी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं क्या कि कंपनी ने 30 डेज के अंदर उनको डिविडेंड पे नहीं किया? तो वेरी इजी क्वेश्चन। सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट में हम ये पढ़ते हैं कि कंपनी की तरफ से 30 डेज में या तो डिविडेंड पे हो जाना चाहिए
या डिविडेंड वारंट पोस्ट हो जाना चाहिए। तो इस केस में कंपनी ने 30 डेज के अंदर डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिया है, इसलिए कंपनी की कोई गलती नहीं है यहाँ पे। तो जो मिस्टर ए है वो कंपनी के ऊपर एक्शन इनिशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी क्वेश्चन 4 मार्क्स का फेमा के ऊपर। मिस्टर प्रवेश, अ इंडियन नेशनल, desires to obtain foreign exchange for following purposes। 1,40,000 स्टडीज अब्रॉड के लिए ऑप्टेन करना चाहते हैं और ये एस्टिमेट दिया हुआ है फॉरेन यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इसका ये लॉ है कि $2.5 लाख तक का तो अमाउंट विड्रॉ हो ही सकता है, और इसमें 1,40,000 जो डॉलर विड्रॉ करना है ये तो $2.5 लाख से कम की रकम है। तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को यूज करके विदाउट आरबीआई परमिशन $1,40,000 विड्रॉ हो सकते हैं। $1,40,000 का अमाउंट अगर नहीं लिखा होता और $2.5 लाख से ज्यादा की परमिशन, $2.5 लाख से ज्यादा की जरूरत होती, तब जाके आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती। बट उसमें भी अगर एस्टिमेट मिल जाए फॉरेन यूनिवर्सिटी का तो आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन, ये $10,000 विड्रॉ करना चाहते हैं और इनको हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर पे करना है। तो हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर जो है ये एक ऐसा करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इस ट्रांजैक्शन के लिए इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, या तो जनरल परमिशन या स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मीटिंग का है, उसके बाद बायबैक का है, और अब मैं अपना क्वेश्चन कराऊंगा जनरल क्लॉज एक्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी नोटिस रिसीव करने के ऊपर ही क्वेश्चन है। आइए रीडिंग लेते हैं। मिस्टर रचित परचेज्ड अ न्यू हाउस and after some time he shifted to his new house. He was regularly filing his income tax return, but he did not update his address with department. The department sent show cause notice to Rachit, whereby the time limit was 15 days for reply from the service of notice. The notice was properly sent by registered post to his address, which was in the records of income tax department. तो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में जो एड्रेस थी उसमें रजिस्टर्ड पोस्ट से इन्होंने भेजा, तो यहां तक तो ड्यूली सेंट मानी जाएगी नोटिस। द नोटिस रीच्ड एट होल्ड हाउस एंड द प्रेजेंट ओनर ऑफ दैट हाउस रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दैट नोटिस। तो ओल्ड हाउस में पहुंच गई नोटिस, और उस समय जो नया व्यक्ति वहां उस घर पे रहा हुआ था उसने इसको रिफ्यूज कर दिया। हम केस लॉ में पढ़ चुके हैं कि रिफ्यूज कर भी दिया तो भी ड्यूली सेंट माना जाएगा। आफ्टर अ सर्टन पीरियड द डिपार्टमेंट टुक पेनल एक्शन अगेंस्ट मिस्टर रचित। तो डिपार्टमेंट ने रचित के ऊपर पेनाल्टी लगाई। ही रिक्वेस्टेड द डिपार्टमेंट दैट ही शुड नॉट बी चार्ज्ड बिकॉज ही डिड नॉट रिसीव द नोटिस। रचित कह रहा है कि मेरे ऊपर पेनाल्टी मत लगाइए, मुझे नोटिस रिसीव नहीं हुई थी, सर्व नहीं हुई थी। तो हमको जनरल क्लॉज एक्ट के हिसाब से बताना है कि क्या जो शो कॉज नोटिस भेजी गई थी वो प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस मानी जाएगी कि नहीं। तो इसमें सेक्शन 27 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट एप्लीकेबल होगा, और उसमें सजेस्टेड आंसर देख लीजिए आप कि अगर प्रॉपर एड्रेस किया गया है, प्रीपे किया गया है और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया है तो वो नोटिस डीम टू बी सर्व्ड मान ली जाएगी, और रिफ्यूज कर देने से टीनेंट के या नए ओनर के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी उसको ड्यूली सेंट माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस सर्व किया है वो ड्यूली सेंट माना जाएगा, और रचित की ड्यूटी थी न्यू एड्रेस अपडेट कराने की, उसने नहीं की, तो रचित विल सफर, ही कैन नॉट रिक्वेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू ड्रॉप द पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगेन कंपनीज एक्ट का मेंबर्स ऑफ 3A, ये सेक्शन 20 का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 3B, ये भी डिपॉजिट्स के ऊपर है। 3C इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, मीन्स और इंक्लूड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है।
मीन्स जो डेफिनेशन होती है वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है, और जो डेफिनेशन इंक्लूड से चालू होती है वो एक्सटेंसिव डेफिनेशन होती है। इसको आप हमारे नोट से ही पढ़ सकते हैं, और दोनों का एग्जाम्पल देके बताएंगे सर, हमारे नोट्स में है। उसके बाद 4A क्वेश्चन जो है ना, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेक्शन 135 में बीओडी रिपोर्ट पढ़ाया हूं मैं आपको। बीओडी रिपोर्ट के अंदर एक टॉपिक होता था डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। तो उसमें हम लोग के पॉइंट्स होते थे, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ते थे AAJPG, अगर आपको याद हो तो। ए फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता था, दूसरा ए अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर होता था, तीसरा जे जजमेंट्स और एस्टिमेट्स के ऊपर होता था, फिर पी प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर के ऊपर होता था, और जी गोइंग कंसर्न के ऊपर होता था। इसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर भी रिपोर्टिंग होती थी। तो आपका जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, इसमें कोई भी 4 मैटर रिपोर्ट करने बोला गया है, तो ये भी डायरेक्ट आंसर है। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का आंसर रेफर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एलएलपी के ऊपर रीडिंग लेते हैं 5 मार्क्स का। मोहन एंड रकुल आर कॉलेज फ्रेंड्स एंड दे इंटेंडेड टू डू ट्रेडिंग, सॉरी ट्रेडिंग लिखा है पर ये ट्रेनिंग होना चाहिए, नहीं ट्रेडिंग ही सही है, ट्रेडिंग इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग का बिजनेस सोच रहे हैं करने के लिए। दे हैव मेट मिस्टर जॉन एंड मिस केट हु आर नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड दे ऑल हैव डिसाइडेड टू फॉर्म एलएलपी। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई बाहर के व्यक्ति को भी पार्टनर बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि 2 इंडिविजुअल्स डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहिए, उसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए। इन लोग मोहन जॉन एलएलपी के नाम से एलएलपी बनाए हैं। कैपिटल है 1 लाख, मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 लाख है, बहुत अच्छी बात है। द एलएलपी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15th October 20। The LLP intends to appoint Mr. John and Miss Kate as designated partner। गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 2 इंडिविजुअल तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहे हैं, बट एक तो कम से कम रेसिडेंट होना चाहिए था, ये तो दोनों ही नॉन रेसिडेंट है। एंड दे कंसल्ट सेम विद कंपनी सेक्रेटरी, और आप कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, बताइए कि क्या जॉन और केट को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन 5 मार्क्स के हिसाब से। तो लॉ की रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर इंडिविजुअल, एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया। तो इस हिसाब से इन दोनों को तो नहीं अपॉइंट कर सकते। इजी आंसर है सेक्शन 7 ऑफ एलएलपी एक्ट। सजेस्टेड आंसर हाथ में रखेंगे। इसके बाद 4C जो क्वेश्चन है, ये अपन एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन पढ़ते थे। हिस्टोरिकल सेटिंग और यूज ऑफ फॉरेन डिसीजंस, 2 मार्क्स ईच का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमारे नोट्स में है, आप देख सकते हैं। फिर 5A जो क्वेश्चन है, ये है एलएलपी एक ऐसा ऑल्टरनेटिव बिजनेस फॉर्मेट है जो लिमिटेड लाइबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप अलाउ करता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी पढ़े हैं ना बेटा, उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के 2 पॉइंट्स हैं, उसी को डिस्क्राइब करना है। बहुत इजी है, सजेस्टेड आंसर देख लेंगे। 5B क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ये ऑडिट के ऊपर है। पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। एबीसी एंड एसोसिएट्स, ABC and Associate, a firm of chartered accountant, were reappointed as auditor at the AGM of X Limited, held on 30th September 22. However, the board recommended to remove them before expiry of the term by passing a resolution in the board meeting held on 31st March 23। तो ये रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर टेन्योर के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब 140 सबसेक्शन 1 का। Subsequently, having given to the consideration of the board, the firm was removed at the general meeting by passing special resolution but without obtaining central government approval. Examine validity, तो आपको बेटा इसमें पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा। पहले बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए थी, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए था, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए ADT 2 में फॉर्म फाइल करना चाहिए था। कंसेंट आने के बाद
6 मंथ्स के अंदर मीटिंग होल्ड करनी चाहिए थी और फिर रिजोल्यूशन पास करना चाहिए था, वो भी स्पेशल रिजोल्यूशन। तो इस प्रकार इन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, तो ये रिमूवल जो है ये इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर का क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर के ऊपर। अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग द वर्ड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर अरोज अमंग फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स एंड अकाउंटेंट ऑफ कंपनी, both were having different argument regarding financial year and calendar year. What is correct meaning? तो financial year starts from 1st April every year and it ends on 31st March, जबकि year starts from 1st January and ends on December. तो financial year मतलब April to March and calendar year means January to December. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे काम का है वो है 6B। क्वेश्चन पढ़ते हैं। गेटो लिमिटेड डीलिंग विद कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड है। दिस कंपनी इज ऑपरेटिंग इन इंडिया थ्रू इट्स ब्रांच ऑफिस इन कोलकाता, इसलिए ये फॉरेन कंपनी बन गई। द कंपनी हैज अप्रोच्ड इट्स लीगल डिपार्टमेंट टू स्टेट द लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ सच कंपनी। तो ये 381 सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। नोट्स देखिएगा। हर कैलेंडर ईयर में कंपनी को बैलेंस शीट पीएल अकाउंट बनाना जरूरी होता है और साथ में अदर डॉक्यूमेंट्स जो प्रिस्क्राइब्ड हैं चैप्टर 9 में अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में, उसको भी फाइल करना जरूरी होता है और पेरेंट कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ फाइल करना होता है आरओसी के पास। और इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन भी फाइल करना पड़ता है। नोट्स को रिफर करेंगे सेक्शन 381 सब सेक्शन 1 में। इन सबको फॉर्म नंबर FC3 में फाइल करना होता है। जस्ट रिवीजन के लिए बता रहा हूं, इनको इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस बनाने के बाद 30 डेज के अंदर FC1 में डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं। उसमें कोई चेंज आता है तो FC2 में फाइल करना पड़ता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स FC3 में फाइल करने पड़ते हैं हर कैलेंडर ईयर के बाद। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 6C। मिस प्रभा इज अ क्लासिकल डांसर, wants to go to US for a performance। इसके लिए वो $50,000 लेना चाहती है, तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? तो इस ट्रांजैक्शन के लिए कंसेप्ट ये है कि फॉरेन कल्चरल टूर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD की परमिशन लेनी पड़ती है इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। इसीलिए मिस प्रभा को सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ HRD की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सो दिस कंप्लीट्स योर मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 May 24 CA इंटर लॉ। थैंक यू।